नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। इतिहास कक्षा 12वीं भाग पहला, जिसका पहला लेसन है ईंटें मनके तथा अस्थियां। इससे पहले हमने जो राजनीति विज्ञान विषय के दोनों किताबों के वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न बन रहे थे उनकी वीडियो बना करके डाल दी है। प्लेलिस्ट में जा करके आप उन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जो हमारा पहला भाग है इतिहास विषय में, तो उनके कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। पहला लेसन, जैसा कि मैंने बताया, ईंटें मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये पाठ है। पहला प्रश्न कौन सा बन रहा है? सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो कौन सी है? हड़प्पाई मोहर। तो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? हड़प्पाई मोहर। अगला प्रश्न, हड़प्पाई मोहर किस पत्थर से बनाई गई थी? पत्थर का नाम पूछा है कि किस पत्थर से बनाई गई थी? तो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। अगला प्रश्न, किन स्थलों से मिट्टी से बने हल के, मिट्टी का बना हुआ मिट्टी से बने हुए हल के प्रतिरूप, यानी कि हल चलाए गए थे, वहां पर जमीन को खोदा गया था हल से, तो वहां पर ऐसे प्रमाण मिले हैं। तो ये दो जगह है, चौलिस्तान और एक बनावली। इसके बाद अगला प्रश्न जो अभी जिक्र हुआ एक स्थल का, बनावली, ये जो स्थान है, ये पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थान पूछा है कि ये कौन से राज्य में है, तो कहां पर है? ये हरियाणा के अंदर है। अगला प्रश्न, जुते हुए खेत के प्रमाण किस पुरा स्थल से मिले हैं? अब जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा से। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? अब कालीबंगा की लोकेशन पूछी है। एक हमने देखा बनावली का, बनावली कहाँ है? हरियाणा में। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न, दोहरी खेती के प्रमाण किस पुरा स्थल से मिले हैं? दोहरी खेती मतलब एक साथ दो फसलें बोने के प्रमाण, कि एक साथ दो ही फसलें बोई जाती थी। जैसे आज के दौर में भी हम देखते हैं, चना के साथ में, या जो चना बोते हैं उसके साथ में सरसों की खेती भी की जाती है। तो ऐसा हो गया कि एक साथ दो फसलों को बोना। तो ये प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा से। अगला प्रश्न, नहरों के अवशेष किन स्थलों से मिले हैं? तो कहां से? शोरतगोई से। ठीक है, शोरतगोई, यहां से हमें नहरों के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न, जलाशयों के प्रमाण किस पुरा स्थल से मिले हैं? तो कहां पर मिले? धोलावीरा से। अगला प्रश्न, धोलावीरा जो पुरा स्थल है ये किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा जो पुरा स्थल है ये किस राज्य में स्थित है? तो कहां पर स्थित है? ये गुजरात के अंदर। तो हमने ये छोटे मोटे जो प्रश्न देखे हैं, तो इनका एक बड़ा प्रश्न भी बन जाएगा कि सिंधु सभ्यता की कृषि पर टिप्पणी लिखिए। तब आप क्या करेंगे? जो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए थे उन सभी को जोड़ना है। सबसे पहले आप ये लिखना है कि ये वृषभ, वृषभ का मतलब होता है बैल, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो खेती के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। और बैल के लिए आपकी बुक में कौन सा शब्द दिया है? वृषभ। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो यहाँ पर मोहरें मिली थी उन मोहरों पर किसका चित्र बना हुआ था? इसी वृषभ का, बैल का चित्र बना हुआ था। तो यहां से ये पता लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग खेती के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। ठीक है। और सिंचाई के लिए दो हमने उदाहरण अभी देखे हैं। एक तो उदाहरण हमने देखा जलाशय का, जो धोलावीरा में मिला है, ये रहा जलाशय, कहां पर? धोलावीरा में। एक हमने उदाहरण देखा किसका? नहरों का, नहर का उदाहरण देखा कि नहरें कहां से? शोरतगोई से। और जलाशय कहां से? धोलावीरा से। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यों बनाए गए थे, नहरें क्यों बनाई गई थी? सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए जो खेती कार्य ये कर रहे हैं उसमें सिंचाई के लिए जलाशयों का, नहरों का निर्माण किया गया था। ठीक है। एक उदाहरण हमने देखा कि ये खेती कैसे कर रहे हैं, यानी कि बीजों का छिड़काव करते थे या हल का प्रयोग भी करते थे। तो यहाँ पर हमने जो उदाहरण देखे हैं, कालीबंगा का उदाहरण देखा है, जहाँ पर हमें जो दोहरी खेती के प्रमाण भी मिले, जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले। तो ये सब उदाहरण हमें सिंधु सभ्यता की कृषि के बारे में बताते हैं। चलो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल पूछा है, कौन सा है?
मोहनजोदड़ो। सबसे फेमस कौन सा है सिंधु सभ्यता का, कौन सा स्थल है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कौन सा है, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सबसे पहले ये नहीं होगा, सबसे पहले खोजा गया पूरा स्थल कौन सा है, जो सबसे पहले खोजा गया हो, कौन सा था, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 के अंदर, 1921 में इसकी खोज की गई थी। और एक व्यक्ति जिसका नाम था दयाराम साहनी, कौन, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व के जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये भारतीय पुरातत्व के क्या है, जनक है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। ये पेपर में आपके आ चुका है ये प्रश्न जो है ना, भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो यही थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसे भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के किन स्थलों पर पूरी बस्तियां किलेबंद थी। यानी कि जो, मान लीजिए ये बस्ती है, बस्ती के चारों ओर एक परकोटा बनाया गया था। इस परकोटे का मतलब होता है दीवार, यानी कि पूरी तरीके से इसको घेरा गया था एक दीवार के साथ, किलेबंद हो गई है। ठीक है, तो ऐसा हमें कहां पर उदाहरण मिलता है, धौलावीरा और लोथल से। ठीक है, एक मैंने प्रश्न ये पहले आपको बता दिया था, धौलावीरा में जलाशय मिले हैं और धौलावीरा कहाँ है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो ये लोथल भी कहाँ है, गुजरात के अंदर ही है। तो दो जगह होगी गुजरात के अंदर, धौलावीरा और लोथल। अगला प्रश्न, लोथल वर्तमान में किस राज्य में है। अब ये मैंने आपको बता दिया कहाँ है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का निचला शहर किस प्रकार के भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। किस प्रकार के भवन थे निचले शहर में, तो यहाँ थे आवासीय भवन। अब जो मोहनजोदड़ो था वो दो भागों में बटा हुआ था, ऊपरी शहर और निचला शहर। ठीक है, अब ये जो निचला शहर है ये आवासीय भवन था, लोग रहा करते थे यहाँ पर, चाहे वो शिल्पी हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे खेती करने वाले किसान हैं, वो सारे यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, और ये जो दुर्ग था ना ये वाला, ये ऊंचाई पर बना हुआ था और इसके चारों ओर दीवार थी, परकोटा था, इसके चारों ओर भी दीवार थी। ये क्यों बनाए गए थे, दीवारें क्यों थी, इसका मतलब ये था कि दोनों को, यानी कि निचला शहर और ऊपरी जो शहर है या ऊपरी जो दुर्ग है उसको क्या किया जा सके, निचले शहर से अलग किया जा सके, इसलिए उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, आगे, विशाल स्नानागार व विशाल अन्नागार किस स्थल की विशेषताएं हैं। एक तो विशाल स्नानागार और एक हो गया विशाल अन्नागार। ठीक है, तो ये कहां पर मिला, मोहनजोदड़ो में। दो सबसे बड़ी ये पूरा स्थल है, यानी कि यहाँ पर जो जगह मिली है ना जहाँ पर जब इनकी खुदाई की गई, तो यहाँ पर इनको विशाल स्नानागार मिला और विशाल अन्नागार मिला। विशाल स्नानागार हो सकता है ये किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया गया हो, कोई धार्मिक स्नान वगैरह करते होंगे। और ये विशाल अन्नागार, अन्न रखने का कोई स्थान होगा, यानी कि जो उपज होती होगी, खेती बाड़ी ये कर रहे हैं ना, तो खेती कर रहे हैं तो जो फसल वगैरह होती होगी तो ये फसल यहां पर रखते होंगे अन्नागार में। नेक्स्ट अगला प्रश्न कौन सा है, फ्योंस। फ्योंस से बने लघु पात्र, ये पात्र होगा, फ्योंस से बने लघु पात्र किन पुरास्थलों से प्राप्त हुए। तो दो स्थल है, मोहनजोदड़ो और एक कौन सा है, हड़प्पा। अच्छा, ये फ्योंस जो था, ये फ्योंस एक कीमती बर्तन होते थे। ठीक है, तो अब इनसे यही अंदाजा लगाया गया कि जो बड़ी बस्तियां थी जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये यहीं से ही मिले हैं। तो यहीं से मिले, बड़ी बस्तियों से मिले, तभी इनको क्या माना गया, कीमती माना गया। ठीक है, कि ये कीमती होंगी इसलिए बड़ी सभ्यताओं में इसके प्रमाण मिले हैं, छोटी सभ्यताओं में नहीं मिली, जैसे कालीबंगा है,
छोटी सभ्यताओं में ये नहीं मिले। तो जो इतिहासकार हैं वो यही सोचते हैं कि हो सकता है कि फ्योंस जो है वो एक कीमती पात्र होगा, इसलिए छोटी जो बस्तियां थी या छोटी सभ्यताएं थी वहां से ये नहीं मिला। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल शिल्प उत्पादन में संलग्न था? शिल्प उत्पादन यानी कि एक प्रकार से ये फैक्ट्री थी जो शिल्प यानी कि मूर्तियां वगैरह बनाती थी। चाहे वो मनके भी बनाते होंगे, मूर्तियां भी बनाते होंगे, हो सकता है ये बाट भी बनाते होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चंद हुदड़ो है, यहाँ पर जो पत्थर के बारीक जो टुकड़े होते हैं, जब कोई मूर्ति बनाते हैं ना, तो जैसे ही इनको कुरेदा गया होगा यानी कि एक मूर्ति का आकार देने के लिए, तो जो छोटे पत्थर के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर पड़े होंगे इस स्थल पे, इसलिए इसको क्या माना गया? शिल्प उत्पादन में संलग्न। ठीक है, कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन होता होगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की कौन सी बस्तियां समुद्र तट के समीप थी? ठीक है, यानी कि कौन सी बस्तियां हैं जो समुद्र के पास थी? ठीक है, तो कौन सी थी? नागेश्वर और एक है बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, ये जो मैं जगह बता रहा हूं, चाहे वो कालीमंगा है, चाहे वो धोलावीरा है, चाहे लोथल है, शोरतगोई है, मुंडीगोक है, ठीक है, और ये जो नागेश्वर है, बालाकोट है, ये जगह मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये नक्शे के अंदर भी आपके आ सकती है, ध्यान रखें। ठीक है, तो नक्शे के अंदर भी इनको आप कंप्लीट कर लें, बाकी जितना मेरे से हुआ मैं आपको करवाऊंगा। कॉर्नेलियन किस पुरास्थल से मंगवाया जाता था? अच्छा, कॉर्नेलियन ये कहाँ से मंगवाया जाता था? लोथल से। लोथल से मंगवाते थे इसे। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग किसे नाविकों का देश कहते हैं? यानी कि नाविकों का देश किसे कहते थे मेसोपोटामिया के लोग? मेलूहा को। अब ये जो मेलूहा है ये सिंधु सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त करते थे? ये मेलूहा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? ये आपके पेपर में आ चुका है, पिछली बार ही आया था ये। सिंधु सभ्यता में बाट, जो वजन को तोलने के लिए जो बाट बनाए गए थे ना, जो पत्थर के बने हुए थे, अब वो पत्थर का पूछा है कि वो कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, अब दो प्रकार के पत्थर, एक तो मैंने आपको बताया सेल खड़ी। कौन सा? सेल खड़ी। और एक मैंने बता दिया आपको चरट। एक कौन सा बता दिया? चरट। चरट नाम के पत्थर से तो ये बना रहे हैं बाट। ठीक है, और सेल खड़ी से ये बना रहे हैं जो मोहरे हैं, वो इससे बनाई जा रही है सेल खड़ी नामक पत्थर से। अगला प्रश्न, किसने व कब सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? कौन सा व्यक्ति था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता में एक नई सभ्यता बताई थी कि यहां पर कोई सभ्यता है? ऐसा बताने वाला कौन था? जॉन मार्शल। और ये कब बताया इसने? 1924 के अंदर। तो जॉन मार्शल का नाम याद रखेंगे, इसने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन कोई सभ्यता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के किस डायरेक्टर जनरल का काल भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था? ठीक है, तो ये डायरेक्टर जनरल पूछा है, तो पहले तो मैंने आपको बता दिए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम पहले डायरेक्टर जनरल है। और भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो यहां पर डायरेक्टर जनरल का काल पूछा है कि जो भारतीय पुरातत्व में परिवर्तन का काल था, तो कौन सा था? जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, किस वेद में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख भी मिलता है? तो कौन सा वेद है वो? ऋग्वेद, जहां पर रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज कब व किसने की? अब दो प्रश्न आगे कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी और किसने की थी। तो कब हुई थी? 1922 में। और किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, रखालदास या राखलदास ये परिवर्तित से नाम है, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, संबंधित नाम आप लिख सकते हैं, रखालदास या राखलदास। ठीक है, अगला प्रश्न,
हड़प्पा सभ्यता की खोज कब व किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? कब की थी? 1921 में। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी थे। अगला प्रश्न, किस वर्ष हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट पेश की गई थी? तो साल पूछा है कि हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट कब आई थी? कब आई थी? 1875 में। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में कालीबंगा में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था? कालीबंगा के अंदर उत्खनन कार्य किया गया था, वो पूछा है कि किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दो व्यक्ति याद रखने हैं, बीबी लाल और बी के थापर। ठीक है, बीबी लाल और बी के थापर, इन्होंने कालीबंगा के अंदर उत्खनन कार्य किया था। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, एक तो होता है खोज करने वाला। खोज करने वाला तो ये बताएगा कि यहाँ पर कोई सभ्यता है या प्राचीन कोई अवशेष है, तो खोज करने वाला तो इतना ही बताता है। और जो उत्खनन करने वाला होता है ना, वो वहां पर खुदाई करके ये बताता है कि कौन कौन से अवशेष है। ठीक है, तो उत्खनन वाले तो खुदाई करेंगे। तो यहाँ जो हमने देखा ना इस प्रश्न को, कालीबंगा को, ठीक है, जैसे कालीबंगा की खोज तो अमलानंद घोष ने की थी। किसने? अमलानंद घोष ने की थी। परंतु उत्खनन कार्य जो है, जो खुदाई की गई थी, उस खुदाई का कार्य किसने किया था? बीबी लाल और बी के थापर ने किया था। ठीक है, तो ये आपके टोटल प्रश्न हुए जितने इस पाठ में बन रहे थे, 31 प्रश्न है। और मेरा मानना है कि इससे बाहर जो है पेपर में प्रश्न नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी जब आप बड़ा प्रश्न पढ़ोगे तो और भी प्रश्न थ्योरी वाले जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, कौन कौन सी फसलें बोते थे, कौन कौन से मवेशी वो पालते थे, तो इस प्रकार से वहां पर ये आपके छोटे मोटे और प्रश्न बनेंगे, तो वो आप वहां से हल कर सकते हैं। और जहां तक आपके रिक्त स्थान की बात है, चाहे आपके वन लाइन वाले जो ऑप्शन वाले हों चाहे लिखित वाले हों, वो आपके यहीं से ही कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है ये आपको प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें आप। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना मुझे खुशी होगी कि आप वीडियो को और ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर किया करो। जितने भी आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते देखते एक लाइक बटन दबा दिया करो, ताकि हमें खुशी हो कि हमारी वीडियो को जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे चाहने वाले विद्यार्थी हैं, वो हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, इजाज़त है और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।